ईयर 2049 चाइनीज 100वीं सालगिरह, जिसका जश्न सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा होगा। चाइनीज करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर चुकी होगी और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी नहीं बल्कि मैंडरिन होगी। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, मैं ये क्या झूठ बोल रही हूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर चाइना का मिशन राइज सक्सेसफुल हो गया तो पूरी दुनिया को उसका गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। चाइनीज मेनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका का ये देश अंगोला, जिसकी करीबन 60% आबादी गरीब है और जहाँ के लोगों की एवरेज मंथली इनकम 15 से $30 यानी कि 1000 से 2500 रुपए के बीच है। उस देश पर चाइना का करीबन $22 बिलियन का कर्ज है। इस देश में रेलवे लाइन से लेकर यहाँ की स्मार्टेस्ट सिटी किलिम्बा तक को चाइना ने खुद अपने पैसों से बनाया है। वहीं रिसेंटली उसने यहाँ की गवर्नमेंट के साथ $2.5 बिलियन की एक मोटर हाईवे डील भी साइन की है, ये जानते हुए भी कि इतना सारा पैसा ये देश अगले 50 सालों में भी मुश्किल से चुका पाए। अब यहाँ पर सुनने में ऐसा लगेगा कि चाइना कितना महान है जो अपना नुकसान करके अंगोला के इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग कंडीशंस को बेटर करने में लगा हुआ है। पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। अंगोला भले ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हो, पर वो सब सहारन रीजन की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है। 2002 में जब अंगोला फाइनली सिविल वॉर से बाहर आया तो उस वक्त उसने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए चाइना से $45 बिलियन का लोन लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो इस लोन को पूरा चुका पाता, चाइना ने यहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से अंगोला का कर्ज बढ़ता चला गया। लेकिन लोन के जरिए अंगोला को अपनी प्रॉक्सी बनाना तो चाइना के प्लान का सिर्फ छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि उसका एक्चुअल प्लान था यहाँ की ऑयल इंडस्ट्री को कैप्चर करना। चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने $932 मिलियन में यहाँ के कायो डीप सी पोर्ट को बिल्ड किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑयल निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। एंड यही नहीं, अंगोला के एक और पोर्ट ऑफ लोबेटो को एक और चाइनीज कंपनी ने अगले 20 सालों के लिए लीज पर ले रखा है। डेब्ट ट्रैप में फंसे होने की वजह से अंगोला को चाइना को दूसरी कंट्रीज के कंपेयर में लो प्राइस पर तेल सप्लाई करना पड़ता है, जो उसकी कंडीशन को और वर्स्ट बनाता जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब वो ओपीई से बाहर हो गया ताकि चाइना उससे और ज्यादा तेल खरीद सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ अंगोला की नहीं है, बल्कि दुनिया के करीबन 100 से ज्यादा देश आज चाइना के कर्ज के तले दबे हुए हैं, जैसे कि अंगोला की नेबर कंट्री जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जहां की कोबाल्ट और कॉपर की खदानें आज चाइनीज कंपनियों के कंट्रोल में हैं, जिसका इस्तेमाल सोलर पैनल्स, बैटरीज और दूसरे टेक कंपोनेंट्स को बनाने में किया जाता है, और जिसके दम पर आज चाइना इलेक्ट्रिक कार्स और बैटरी में ग्लोबल किंग बन चुका है। लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी आज भी बिल्कुल वैसी ही वैसी है। चाइना की इस मेटल मोनोपोली पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, जिसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अब टॉपिक पर वापस आते हैं। साल 2018 में चाइना की नेबर कंट्री तजाकिस्तान ने यहाँ एक थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए चाइनीज कंपनियों को अपनी 2 गोल्ड माइंस लीज पर दे दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि तजाकिस्तान खुशी खुशी अपने नेचुरल रिसोर्सेज चाइना के हवाले करने के लिए तैयार है, वरना इस कंट्री का एक्सटर्नल डेब्ट $3.2 बिलियन तक नहीं पहुंचता, जो कि उसकी जीडीपी का करीबन 26% है। और इसी को कहते हैं रिसोर्सफुल डेब्ट डिप्लोमेसी, जो कि राइज मिशन में आर को डिनोट करता है। चाइनीज बैंक हमेशा से इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि ये देश उनका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन फिर भी चाइना ने इन देशों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ इसलिए ताकि वो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में कर सके। और ऐसा उसकी 2 डेंजरस फॉरेन पॉलिसीज की वजह से पॉसिबल हो पाया। पहला, गो ग्लोबल स्ट्रैटेजी। साल 2000 में चाइना ने अपनी ये पॉलिसी लॉन्च की अपनी कंपनियों को ओवरसीज उन देशों में जाकर इन्वेस्ट करने के लिए जिनके पास में वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन जो गरीब और अनडेमोक्रेटिक थे। अनडेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि ऐसे देशों में करप्शन हमेशा अपने पीक पर होता है, गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, लिटरेसी रेट लो होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट
इन देशों को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से इजीली लोन नहीं मिलता। अब अगर हम यहाँ पर सिर्फ अंगोला की ही बात करें तो यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट जोस इदाजोस दोस सैंटोस वर्ल्ड के मोस्ट करप्ट प्रेसिडेंट के तौर पर बदनाम है, जो कि 1979 से लेकर 2017 तक करीबन 38 इयर्स पावर में रहे। उन्होंने चाइनीज लोन का इस्तेमाल अंगोला की डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज और बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए किया, जिसका खुलासा 2020 में ल्यूडा लीक्स के जरिए हुआ, जिसमें करीबन 7,15,000 ईमेल्स, चैट्स, ऑडिट्स और ट्रांजैक्शंस के जरिए ये पता चला कि किस तरह से चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को एक जियारन नाम की कंपनी को दिए जा रहे थे, जो कि प्रेसिडेंट के अंडर आती थी और इसका पूरा ब्यौरा सिर्फ उनके परिवार के पास था। एंड यही नहीं, प्रेसिडेंट की बेटी इजाबेल ने चाइनीज कंपनियों के साथ मिलकर करीबन 400 से ज्यादा कंपनियां खड़ी की उस वक्त जब अंगोला के लोग भूखे मर रहे थे। एंड ऐसा ही कुछ हाल साउथ ईस्ट एशिया में लियोस का भी है। मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज और वाटर रिसोर्सेज की वजह से इस कंट्री को एशिया की बैटरी कहा जाता है, क्योंकि ये छोटा सा देश अपनी नेबर कंट्रीज को रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन आज की डेट में इस कंट्री का 50% से ज्यादा हाइड्रो पावर सेक्टर चाइना के कंट्रोल में है। साल 2023 में लियोस ने नमो हाइड्रो पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया, जिस पर चाइना की सरकारी कंपनी द पावर कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइना ने $2.8 बिलियन खर्च किए थे। और ये इस कंपनी का इस देश में 7th प्रोजेक्ट था, जिसे अगले 29 सालों तक लियोस नहीं बल्कि यही चाइनीज कंपनी इस्तेमाल करेगी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2021 में यहाँ की सरकार ने चाइनीज कंपनियों के साथ में एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया था, जो उन्हें यहाँ के हाइड्रो पावर प्लांट्स को इस्तेमाल करने का राइट देता है। अब आप एक बार के लिए सोचिए कि जिन पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करके चाइना की कंपनियां अमीर बन रही हैं, उन्हीं पावर प्लांट्स का सही से इस्तेमाल करके क्या लियोस अपना कर्ज चुकाकर अमीर नहीं बन सकता? अंगोला के पास में तेल के भंडार हैं, लेकिन फिर भी वो चाइना का गुलाम है। और यही सेम स्टोरी पाकिस्तान, श्रीलंका, क्यूबा, घाना, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे कई देशों की है। और अगर आप इन देशों की वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स पर रैंकिंग चेक करेंगे तो ये सारे देश आपको 140 से 170 के बीच में मिलेंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चाइनीज कंपनियों ने यहाँ की करप्ट गवर्नेंस का इस्तेमाल बहुत ही स्ट्रेटेजिकली किया है। और इसीलिए साल 2013 में चाइना ने अपनी सेकंड फॉरेन पॉलिसी लॉन्च की, जिसका नाम था BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव। 130 BC में जब चाइना पर हान डायनेस्टी का राज हुआ करता था, उस वक्त चाइनीज ट्रेडर्स ने ईस्ट चाइना के चिंगान प्रोविंस से एक सिंगल ट्रेड रूट डेवलप किया, जिसकी ब्रांचेस यूरोप में मेडिटेरियन सी, अफ्रीका, ओशनिया और साउथ ईस्ट एशिया तक जाती थी। और क्योंकि इसी रास्ते पहली बार सिल्क चाइना से यूरोप पहुंचा था, इसलिए इसे सिल्क रूट कहा जाने लगा। इसी एंशिएंट सिल्क रूट को दोबारा से रिवाइव करने के लिए चाइना ने 2013 में BRI को लॉन्च किया, ताकि वो अपना एक ग्लोबल मैप डेवलप कर सके, जिसके सारे रास्ते चाइना से शुरू होते हों और चाइना पर ही आकर मिलते हों। एंड इसके लिए उसने 150 देशों में 250 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जो कि राइज मिशन में आई को डिनोट करता है। अब एनर्जी शुरू से ही चाइना की एक बहुत बड़ी वीकनेस रही है, जिसकी वजह से BRI के अंडर उसने $251 बिलियन की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी एनर्जी सेक्टर में ही की। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में चाइना मल्टीपल गैस पाइपलाइंस बिल्ड कर रहा है, ताकि ऑयल और गैस के इंपोर्ट को और इजी बना सके। और सिर्फ अंगोला ही नहीं बल्कि वेनेजुएला, म्यांमार, रशिया, पाकिस्तान और लियोस जैसे कई कंट्रीज के एनर्जी सेक्टर को उसकी कंपनियां लगातार मोनोपोलाइज करने में लगी हुई हैं। जैसे कि चाइना को बहुत अच्छे से पता था कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच यहाँ की अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटीज और करप्शन की वजह से टेंशन बनी हुई है। इसीलिए जब अमेरिका ने वेनेजुएलन ऑयल पर बैन लगाया तो चाइना सबसे पहले वेनेजुएला के साथ डील करने के लिए पहुंच गया। वहीं पिछले 10 सालों में दूसरे देशों में चाइना ने बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन, पोर्ट, लॉजिस्टिक सेंटर्स और एयरपोर्ट बनाने में करीबन $205 बिलियन खर्च किए हैं, जितनी तो कई देशों की GDP तक नहीं है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि चलो इसमें क्या गलत है, कम से कम इससे दूसरे देशों की डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और वहाँ के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बेटर हो रहा है।
बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना का ये BRI प्रोजेक्ट रेगिस्तान में मिले उस खाली चिराग की तरह है, जो बाहर से तो बहुत चमकदार नजर आता है और लगता भी है कि ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन एक्चुअल में ये आपको उसका गुलाम बना देता है। इसीलिए विंस्टन चर्चिल का वो फेमस कोट, ए रिडल रैप्ड इन ए मिस्ट्री इनसाइड ए एग्मा, इस प्रोजेक्ट पर परफेक्ट बैठता है। जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को चाइना के साथ कनेक्ट करने के लिए कुनमिंग टू सिंगापुर एक रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और सिंगापुर जैसे कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को बाय रेल चाइना से कनेक्ट किया जाएगा। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम सिर्फ चाइना लाओस रेलवे लाइन की ही बात करें तो इस रेलवे लाइन की इनिशियल कॉस्ट $1.62 बिलियन के आसपास थी, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक ये कॉस्ट $6 बिलियन तक पहुंच गई, जिसकी वजह से लाओस को और ज्यादा लोन लेना पड़ा। अब क्योंकि पैसा चाइना का लगा था, इसलिए इस रेलवे लाइन में 70% स्टेक अकेले चाइनीज कंपनी के हैं, जबकि 30% लाओस के पास है और उस 30% में भी उसे पूरा रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अपने हिस्से का पैसा देने के लिए भी लाओस ने चाइनीज बैंकों से ही कर्ज लिया था। यानी कि भले ही रेलवे लाइन लाओस में बन रही है, लेकिन इसका पूरा का पूरा फायदा सिर्फ चाइना को मिल रहा है और यही सेम फॉर्मूला वो बाकी देशों में बन रही अपने रेलवे लाइंस, पोर्ट्स और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर रहा है। एक्चुअली कई चाइनीज कंपनियां करती क्या है कि वो यहाँ की लोकल ब्यूरोक्रेसी के करप्शन और पॉलिसीज का फायदा उठाकर या बहाना बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिले करती जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक कॉस्ट ट्रिपल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ही पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और कजाकिस्तान का ड्राई पोर्ट, इन सभी की एक्चुअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा रही है। और यहाँ पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाइना ने ओवरसीज जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं, वो ना तो वहाँ के लोगों को कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाए, ना ही इसकी वजह से कोई अच्छी टेक्नोलॉजी उन कंट्रीज तक पहुँच पाई, और ना ही ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में उस देश के लिए रिवेन्यू जनरेट कर पाए। अब 2016 में चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर नेपाल ने 5% इंटरेस्ट रेट पर $260 मिलियन का लोन लिया, जिससे उसने अपने यहाँ पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, ये सोचे बिना कि ये एयरपोर्ट उसके लिए रिवेन्यू कैसे जनरेट करेगा। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ से काठमांडू एयरपोर्ट सिर्फ 155 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके पास में इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं हैं कि वो उन्हें यहाँ पर डाइवर्ट कर सके, और ना ही इस एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बढ़िया है कि इसे एक कार्गो हब में बदला जा सके। और आज आलम ये है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्खियाँ तक नहीं भड़कती। यूएस बेस्ड रिसर्च लैब AID डाटा की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक BRI के अंडर 35% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करप्शन, एक्सेसिव डेब्ट और लेबर एक्सप्लॉयटेशन जैसी कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी आयरनी है वो ये कि BRI को दूसरे देशों में लाने का जो सबसे बड़ा कारण था, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, वो बेसिक एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रोजेक्ट्स वहाँ के लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाए। 2019 तक करीबन 1 मिलियन चाइनीज सिटीजन्स को ओवरसीज BRI के अंडर जॉब्स प्रोवाइड कराई गई, और वहीं इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व टेक्नीशियन, मटेरियल और यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर्स सब कुछ चाइनीज कंपनियों के थे, और सिर्फ लेबर जॉब के लिए यहाँ के लोकल लोगों को हायर किया गया। अब यहाँ पर असल सच ये है कि दूसरे देशों में बिल्डिंग्स, हाईवेज, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बनाकर चाइना अपने लिए एक बेस तैयार कर रहा था, जिससे वो अपने ग्लोबल रूट को कनेक्ट कर सके। और यही है राइस में सी का मतलब, कमोडिटी एंड ग्लोबल ट्रेड रूट। अब क्या है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट चाइना की हमेशा से एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो सुपर पावर बन पाया है। लेकिन ग्लोबल मार्केट पर राज करने के लिए उसके पास में ग्लोबल ट्रेड रूट का कंट्रोल होना जरूरी है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इजीली कर पाए, प्लस दूसरी कंट्रीज के ट्रेड को भी इन्फ्लुएंस कर सके। और यही रीजन है कि वो BRI के अंडर 1,25,000 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांस एशियन रेलवे लाइन को बिल्ड कर रहा है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर, मिडिल ईस्ट में ईरान और वेस्ट में ग्रेट ब्रिटेन तक जाती है। और इधर अफ्रीका में मुबासा नेरोबी रेलवे लाइन, जिबूती रेलवे लाइन और लोबिटो रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के जरिए अंगोला, DRC, जाम्बिया, केनिया जैसी कई अफ्रीकन कंट्रीज को पोर्ट ऑफ लूमा और पोर्ट ऑफ जिबूती से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में है और जहां पर चाइना का मिलिट्री बेस बना हुआ है।
लेकिन सिर्फ लैंड रूट्स को कनेक्ट करना काफ़ी नहीं था, क्योंकि चाइना का 90% ट्रेड सी रूट्स के जरिए होता है, जिसकी वजह से ही चाइना अंटार्कटिक को छोड़कर दुनिया की हर एक कॉन्टिनेंट पर लगातार पोर्ट बिल्ड करने में लगा हुआ है। आपको हम्बनटोटा पोर्ट की स्टोरी तो पता ही होगी। इस पोर्ट की श्रीलंका को कभी भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी कोलंबो पोर्ट था, जहां से वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। पर चाइना ने यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षे को इन्फ्लुएंस किया उनके ही होम टाउन में एक पोर्ट बिल्ड करने के लिए, और वर्ल्ड बैंक का हवाला देकर इस पोर्ट को बिल्ड किया, जिस पर करीबन $1 बिलियन खर्च किए गए। एक ऐसे सी रूट पर जहाँ से शिप्स ज़्यादा नहीं गुजरती हैं, और लॉजिस्टिक के हिसाब से वो अभी एक अनडेवलप्ड कोस्ट है। और फिर जब ये पोर्ट रिवेन्यू जनरेट करने में फेल रहा, तो चाइनीज कंपनियों ने इसे 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया, ताकि वो इसके जरिए भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद सी पैसेज का एक्सेस पा सके। और वैसे भी ये पोर्ट चाइना के लिए एक फुल विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि इसके जरिए उसे ना केवल सी का एक्सेस मिल रहा है, बल्कि इंडियन ओशन में भारत को काउंटर करने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन भी मिल गई। लेकिन ये पोर्ट सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड चाइना के पास में करंटली 129 पोर्ट्स के प्रोजेक्ट हैं, जिनमें उसकी कंपनियों की फुल, पार्शियल या फिर ऑपरेशनल ओनरशिप है। इसके अलावा चाइना ने 70 शिप एग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे हैं, जो उसे इंडो पैसिफिक ओशन, चोक पॉइंट्स लाइक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्विस कैनाल जैसे सी पैसेजेस को कंट्रोल करने का राइट देते हैं। एंड जब चाइना के पास में मेजर सी रूट्स, लैंड और एयर रूट्स का एक्सेस होगा, तो जरा सोचिए कि वो इसका इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकता है। खैर, जब भी ये प्लान आपको डिकोड करेगी, उस वक्त आपके दिमाग में 2 सवाल तो जरूर आए होंगे। पहला, कि इतने सारे पोर्ट्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स में या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए चाइना के पास में या उसकी कंपनियों के पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आया। वहीं दूसरा, कि ग्लोबल ट्रेड रूट को कंट्रोल करने से चाइना दूसरे देशों को अपना गुलाम कैसे बनाएगा। तो इन दोनों ही सवालों का जवाब राइस के लास्ट लेटर यानी कि ई में छुपा हुआ है, जिसका मतलब है इकोनॉमिक कंट्रोल थ्रू करेंसी। चाइना इस वक्त वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व होल्डर है। उसके पास करीबन $3.22 ट्रिलियन फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं, जिसमें से $1.05 ट्रिलियन यूएस डेब्ट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, $119 बिलियन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और $319 बिलियन यूएस स्टॉक्स मौजूद हैं। एंड ये तो वो फॉरेन रिजर्व्स हैं जिनका ब्यौरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास में है। जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि चाइना के पास में $3 ट्रिलियन की ही शैडो रिजर्व्स यानी कि हिडन रिजर्व्स भी मौजूद है, जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और शायद वो इसलिए क्योंकि चाइना अपनी मीडिया को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है। आपको पता ही होगा कि चाइना में यूट्यूब, व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे कोई भी फॉरेन एप्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा कोई भी फॉरेन जर्नलिस्ट जाकर वहां पर जर्नलिज्म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से चाइना के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्चुअल में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और उनके पास में कितने फॉरेन रिजर्व्स हैं, या फिर वो उन फॉरेन रिजर्व्स को और कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका ब्यौरा किसी के पास में भी नहीं है। हाँ, लेकिन चाइना दूसरे देशों पर अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से नज़र ज़रूर रखे हुए है और उन्हें कंट्रोल भी कर रहा है। इसीलिए चाइना की कंपनियों के लिए इन देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वो भी तब जब BRI के अंडर चाइनीज बैंक 3 से 4% का मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जबकि सेम लोन वर्ल्ड बैंक या फिर IMF से 1% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। वहीं ये देश डेब्ट ट्रैप से आसानी से बाहर न निकल आए, इसलिए BRI में एक खास क्लॉज भी इंक्लूड किया गया, जिसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट लेने वाली कंट्रीज पेरिस क्लब से अपना लोन रिस्ट्रक्चर नहीं करवा सकते। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि पेरिस क्लब 20 डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कर्ज चुकाने में प्रॉब्लम फेस कर रही देशों के लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं और उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पर डेब्ट प्रोवाइड करा के उन्हें इस डेब्ट ट्रैप से बाहर आने में मदद करते हैं। और चाइना और भारत दोनों ही इस पेरिस क्लब का हिस्सा नहीं है। एंड चाइनीज बैंक बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पेरिस क्लब उनके प्लान को बर्बाद करे, इसीलिए उन्होंने इस तरह के कई डिफिकल्ट क्लोज एग्रीमेंट में डाले, जिनका मतलब तो इन्वेस्टमेंट लेने वाले देश शुरुआत में तो समझ ही नहीं पाए, और जब तक उन्हें समझ में आया तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिन भी देशों ने चाइना से BRI के अंडर इन्वेस्टमेंट ली, उनमें से 50% से ज़्यादा देश आज की डेट में इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अफ्रीकन कंट्रीज ही क्यों ना हो।
चाइना ने इन देशों के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल किया, इनकी प्रॉपर्टीज को हड़पा और यहाँ पर पोर्ट्स और रेलवे बनाया ताकि वो इनसे अपने ट्रेड रूट को कनेक्ट कर सके। लेकिन इन सब के बीच में चाइना ने सबसे बड़ा खेल तब खेला जब उसने ग्लोबली अपनी करेंसी को डॉलर के साथ में रिप्लेस करने का प्लान शुरू किया। पिछले 20 सालों में उसने 40 देशों के साथ में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो अपनी करेंसी की ग्लोबल यूसेज को बढ़ा सके। और आज की डेट में तो 8 देश ऐसे हैं जो नॉर्मल ट्रेड के लिए भी चाइनीज करेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये नंबर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है, और वो भी तब जब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स काफी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। आपने अगर यूरोपियन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ा है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से अब तक समझ गए होंगे कि चाइना भी ब्रिटिश एंड डचेस की ही थ्योरी को रिपीट कर रहा है, लेकिन मॉडर्न अंदाज में। वो आज के डेट में जाकर किसी भी दूसरे देश में कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर्ज में डूबकर दूसरी कंट्रीज उसकी प्रॉक्सी बनने पर मजबूर हो जाए तो कोई कैसे उसे अपोज करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल उइगर मुस्लिम्स भी है। 2017 से लेकर अब तक चाइना ने 1 मिलियन से ज्यादा उइगर मुस्लिम्स को अपनी कंट्री में डिटेन किया है। लेकिन जब यूएन में इस मुद्दे को उठाया गया तो उस वक्त ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज इस टॉपिक पर चुप रही, और कुछ ने तो चाइना का ये कहते हुए सपोर्ट किया कि ये उनका इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी नेबर कंट्रीज भी इस पर चुप रही, जिनका उइगर मुस्लिम के साथ में कल्चरल कनेक्शन है। कश्मीर का मुद्दा, फार्मर प्रोटेस्ट हो या फिर मणिपुर क्राइसिस, ये सारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं, लेकिन उइगर मुस्लिम्स का मुद्दा मुस्लिम कंट्रीज के लिए मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमिक्स की डोर चाइना के हाथ में है। अगर चाइना इन्हें फंड करना बंद कर दे तो इनकी अर्थव्यवस्था रातों रात सड़क पर आ जाएगी। वरना आप ही सोचिए कि किसी भी देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की मिलिट्री को अपने यहाँ मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत क्यों देगी। इस वक्त दुनिया के करीबन 13 देश ऐसे हैं जहां पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बनाने की प्लान कर रहा है, और इनमें से 4 कंट्रीज में तो ऑलरेडी वो अपने मिलिट्री बेस सेटअप तक कर चुका है, एंड फ्यूचर में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन चाइना के इस मिशन की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बीआरआई की वजह से चाइनीज कंपनियों को और बैंक्स को फाइनेंशियली काफी लॉस हुआ है, लेकिन एक्चुअल में भी बीआरआई को सक्सेसफुल बनाना चाइना का कभी प्लान था ही नहीं। अब अगर किसी को ये बात समझ आ रही है तो सच सिर्फ इतना सा है कि चाइना इस वक्त दुनिया का लार्जेस्ट क्रेडिटर है, और जो देश आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास में लोन के लिए नहीं जा सकते वो चाइना के पास आएंगे ही आएंगे। हाँ, लेकिन एक देश ऐसा जरूर है जो चाइना के इस मिशन को फेल करने की कोशिश कर रहा है, पर वो इंडिया या फिर यूएस नहीं है। वो कौन सी कंट्री है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।